आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी 6th क्लास की हिस्ट्री के बारे में। चैप्टर नंबर 1 है कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे। आपके मन में एक क्वेश्चन उठता होगा कि बहुत समय पहले लोग क्या खाते थे या फिर कैसे कपड़े पहनते थे, घर कैसे थे उनके, और बच्चे जो है वो क्या खेल खेलते थे, और कहानियाँ वगैरह यानी क्या कहानियाँ थी, नाटक व गीत कौन से गीत गाते थे। जो प्राचीन समय में लोग रहते थे वो नदियों के किनारे पर रहते थे, और नर्मदा नदी जो है उस पे कई लाखों वर्ष पहले लोग रहना शुरू कर दिया था। तो प्राचीन समय में लोग नदियों के तट पर रहते थे। लगभग 8000 वर्ष पहले जो मनुष्य है सबसे पहले गेहूं और जौ फसलों को उपजाना आरंभ किया था। लगभग 8000 साल पहले मनुष्य ने गेहूं और जौ फसल को उपजाना आरंभ किया था। सबसे पहले जो चावल के प्रमाण मिलते हैं वो विंध्या के ऊपर, उस स्थान का नाम है लुहरादेव, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। संत कबीर नगर भी कहते हैं उसको। अब जो दक्षिण एशिया को उपमहाद्वीप कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उपमहाद्वीप। क्यों? क्योंकि ये एशिया से समुद्रों, पहाड़ों और पर्वतों से बटे होने के कारण दक्षिण एशिया को उपमहाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों और पर्वतों से बटे होने के कारण। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, यानी कि सहायक नदियाँ किन्हें कहेंगे? जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। जो छोटी छोटी नदियाँ हैं वो कहीं ना कहीं बड़ी नदी में जाकर मिलती हैं, उसे क्या बोलते हैं? सहायक नदियाँ। अब बात करेंगे सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में। तो ऊपर से नीचे की जो ट्रिक है वो है झेल चरस। क्या है? झेल चरस। सबसे पहले आएगा झेल से झेलम नदी। क्या है? झेल से झेलम नदी। और चरस में जो च है वो है चेनाब। चरस से च है चेनाब, और र से है रावी, र से है रावी, और स से है सतलुज। तो ऊपर से नीचे की जो ट्रिक है, सिंधु नदी की जो सहायक नदी है वो कौन सी है? जो नदियां हैं वो है झेल चरस, यानी झेलम, चेनाब, रावी और सतलुज। तो व्यास का भी कहीं ना कहीं इसमें रोल है। बात करते हैं जो देश का नाम है, जो अपने देश का नाम है, तो इंडिया और भारत। हम अपने देश के लिए इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। अब जो भारत है यानी वो भारत के नाम पर जो है उसका ऋग्वेद के अंदर उसका लिखित विवरण मिलता है। ऋग्वेद में क्या मिलता है? भारत के नाम से। तो वहाँ से निकला है शब्द भारत। और इंडिया जो है वो इंडस यानी कि सिंधु नदी के किनारे जो लोग रहते थे वहाँ उन्हें ईरानियों व यूनानियों के द्वारा सिंधु को हिंदोज या इंदोज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हिंदोज या इंदोज कहा जाता था। कहाँ? सिंधु नदी के किनारे जो लोग थे। तो वहीं से इंडिया शब्द निकला है, हमारे देश का जो नाम है। अब बात करते हैं पांडुलिपि की। तो पांडुलिपि जो है वो किताब बनाने के लिए जो एक पेड़ के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता था और उसे हाथ से लिखा जाता था, उसे पांडुलिपि कहा जाता था। और पांडुलिपि का मतलब है मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट में जो मैनु है उसका मतलब है हाथ से निकला हुआ। तो पांडुलिपि क्या है? किताब बनाने के लिए जो ताड़ के पत्तों को काटकर एक साथ बांध दिया जाता था किताब के रूप में, तो ये पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अब बात करते हैं अभिलेख के बारे में। तो पत्थर तथा कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए लेख को क्या बोलते हैं? अभिलेख। यानी यह पत्थर है या कोई कठोर धातु की जो सतह है उस पर कोई लेख उत्कीर्ण कर दिया, उसे अभिलेख बोलते हैं। अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। ध्यान से सुनो, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन, वस्तुओं का अध्ययन,
वस्तु कौन सी होगी, जैसे मकान, ईंट या जो मृदभांड है, उनका जो अध्ययन करने वाला व्यक्ति है उसे क्या बोलते हैं, पुरातत्वविद कहा जाता है। और अतीत का अध्ययन करने वाले को क्या बोला जाता है, इतिहासकार। अब जो तिथियों का जो मतलब है, यानी वर्तमान में 2022 है तो इसके पीछे क्या लगाएंगे, 2022 ईस्वी या एडी या सी ही। तो इसका मतलब क्या है, ईस्वी का या एडी का, एनो डोमिनी या सी का कॉमन एरा। इसका मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म को 2022 साल हो चुके हैं। कितने, 2022। और ईसा पूर्व की बात करते हैं, यानी कि बीसी की, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि उसके ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो टाइम पीरियड है उसे ईसा पूर्व, और जो बाद का है उसे ईस्वी बोला जाता है। तो वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से करते हैं। ईसा मसीह के जन्म के बाद या तो ईस्वी बोलेंगे या एडी या सी, ईस्वी, एडी या सी ई। एडी का मतलब है एनो डोमिनी और सी का मतलब है कॉमन एरा। ईसा मसीहा के जन्म के पहले क्या बोलेंगे, बीसी या ईसा पूर्व या बीसीई। बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, और बीसीई का मतलब है बिफोर कॉमन एरा। और बीपी का यानी बिफोर प्रेजेंट, जो वर्तमान से पहले है उसका भी यूज होता है। तो ये शॉर्ट नोटिस थे, यानी कि ये लेसन का बिल्कुल निचोड़ है। अब लेसन की बात करते हैं। तो अध्याय 1 है कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इसमें जो रसीदा है वो उसके मन में, यानी कि वो अचानक से एक सुर्खी पर उसकी नज़र पड़ती है कि 100 साल पहले लोग कैसे होते थे, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जान सकते हैं। अब अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हमें अखेटकों, अखेटक क्या होता है, शिकारी, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों और शिल्पकारों या कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, यानी कि कौन से गेम वगैरह या गीत कौन से गाते थे। लोग कहाँ रहते थे, तो वे नर्मदा की नदी का पता लगाओ, कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ संग्राहक थे। कुशल संग्राहक मतलब जो इकट्ठा करते थे सामान वगैरह, या भोजन को इकट्ठा करते थे या कोई अन्य सामान को इकट्ठा करते थे, वो संग्राहक है। जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों को का भी क्या, अखेट यानी शिकार करते थे। अब सुलेमान और किरधर की पहाड़ियाँ, तो ये अफगानिस्तान की तरफ है, किरधर और सुलेमान की पहाड़ियाँ। इसी क्षेत्र में ऐसे स्थान हैं जहाँ 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, भैंस जैसे पशुओं को पालतू पशु बनाना शुरू किया। ये लोग गाँव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का भी पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में थे। सिंधु और उसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। तो उसकी ट्रिक बताई है मैंने शॉर्ट नोट्स में, यानी झेल, चरस। सहायक नदियों ने कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष, 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूल हुए। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ, जो मैप है उसके अंदर देखना। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जो कि वर्तमान में बिहार है, के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई है। अब उपमहाद्वीप की बात करते हैं।
तो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका वगैरह ये जो है, ईरान, चीन और म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों और पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्राएं की। कभी कभी हिमालय जैसे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। ये या तो धर्म का प्रचार या शिक्षा या सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव तक जाते थे। पहाड़ियों, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन से हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते थे। अब देश का नाम, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया, भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोज या इंदोज, इस नदी के पूर्व मध्य में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद यानी कि संस्कृत की आरंभिक जो कृति है ऋग्वेद, उसमें मिलता है। लगभग 3500 यानी 3500 वर्ष पुरानी जो वेद है ऋग्वेद, बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अब अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका तो यह है कि अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैनुस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैनु, जिसका अर्थ है हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीकों से तैयार भोजपत्र पर लिखी होती थी। तो ये पांडुलिपि का एक टुकड़ा है, ये इसमें दिया है चित्र में। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। अभिलेख क्या है? यानी जो कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए लेख है उन्हें अभिलेख बोलते हैं। कभी कभी शासक व अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री और पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजय का लेखा जोखा रखते थे। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करते थे। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों और आभूषणों को तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी ईंटें और कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर और जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डी भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने और लकड़ी के टुकड़े जल जाते तो वे जले हुए रूप में बचे रहते थे। पांडुलिपियों, अभिलेख तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। इतिहासकार उन्हें कहते थे जो अतीत का अध्ययन करते हैं, तो स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है।
अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। अब बात कर लेते हैं तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इस तरह का कोई वर्ष जैसे 2022 बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा से पहले के रूप से जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करें। तो इतिहास और तिथियां तो ये हमने शॉर्ट नोट्स में करवा दिया, बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसरों की। उपयोगी शब्द देख लिए हमने, जैसे यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार। तो ये सभी हमने शॉर्ट नोट्स से और लेसन में भी देख लिए। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियों की बात करते हैं, जैसे कृषि का आरंभ तो 8000 वर्ष पूर्व। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कहाँ से? यानी 4700 वर्ष पूर्व। और गंगा घाटी के नगर मगध का सबसे बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व। और वर्तमान तो आपने देख ही लिया होगा 2022। अब बात करते हैं नर्मदा घाटी की। तो क्या था? आखेटक और संग्रहण। मगध के लिए, मगध क्या था? पहला बड़ा राज्य। गारो यानी गारो पहाड़ियाँ कहाँ पर है? क्या था? आरंभिक कृषि क्षेत्र। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, वहाँ पर क्या था? प्रथम नगर बसाए जाते थे। और गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर। पांडुलिपियों तथा अभिलेखों का प्रमुख अंतर क्या है? पांडुलिपियाँ क्या है? ये जो ताड़ के पत्तों पर लिखे गए, जो यानी एक किताब रूपी होती थी, उसे हाथ से लिखा जाता था पांडुलिपि। और अभिलेख होता था जो पत्थर व कठोर सतह पर उत्कीर्ण की गई है, उसे अभिलेख कहा जाता था। थैंक यू दोस्तों।